मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज अहमदाबाद। आज बच्चों आपको कक्षा 6 में सामाजिक विषय के अंतर्गत आपको इतिहास विषय का दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसमें पहला हमने पढ़ा दिया है, उसको डाल दिया गया है। उस पर आप लोगों ने उम्मीद है देखा होगा। तो दूसरा जो है हमारा लेसन वो है आदि मानव, अर्ली मैन। तो इसके बारे में आज हमको जानना है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना पर चलते हैं कि आदि मानव क्या है और कैसे उसकी उत्पत्ति इस धरती पर हुई। तो अगर ब्रह्मांड में हमारा जो सौरमंडल है और सौरमंडल में अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। अन्य किसी ग्रह के ऊपर अभी तक जीवन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो इस पृथ्वी पर मानव जो था आज से करोड़ों वर्ष पहले इस धरती पर जन्मा था और ऐसा कहा जाता है कि कई जीव जंतु जो थे वो क्रमानुसार इस धरती पर जन्म लेते रहे, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी थी ये प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही गर्म या आग के गोले के समान थी और इसके ऊपर फिर लंबे समय तक जब बरसात होती रही तो उसी के फलस्वरूप ये ठंडी हुई और फिर क्रमानुसार इसके ऊपर जीवों का विकास शुरू हुआ था। तो उसी में ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जो मानव के रूप में जीव आया तो वो नर वानर था। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मानव जो है वो नर वानर का ही वंशज है, क्योंकि उसी से वो आगे अपने शरीर के अंगों का विकास करना उसने उनका जो है इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर आगे चल करके वो धीरे धीरे एक बुद्धिमान प्राणी बन करके सामने आया। तो ये तो है इसकी प्रस्तावना। अब इसके बाद जो है मानव जो था तो अब प्रारंभिक अवस्था जो उसकी थी तो उसके जीवन को मुख्य रूप से जो है तो 3 पीरियड अर्थात 3 कालों में विभाजित कर दिया गया है कि आदि मानव का जो प्रारंभिक जीवन था अर्थात हम कह सकते हैं जिसको प्राक ऐतिहासिक काल के नाम से जिसको जाना जाता है, अर्थात जिस समय का वर्णन हमें लिखित रूप में कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाया है। तो उस समय का वर्णन है, मानव की जो गतिविधियां थी, मानव का जो जीवन था, तो उसको उस समय जो हथियार या औजार प्राप्त हुए तो उन्हीं हथियार या औजारों के आधार पर विद्वानों ने उसके जीवन की गणना की कि इसके आधार पर जो है मानव ऐसा जीवन यापन करता होगा। तो उन्हीं कालों के बारे में इस पाठ में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा आता है पाषाण काल, यानी मानव का जो प्रारंभिक जीवन था तो उसको पाषाण काल के नाम से जाना गया। और पाषाण काल अब हम देखते हैं कि क्यों इसको पाषाण काल कहा गया, क्योंकि मानव जो था तो उस समय का कोई लिखित विवरण प्राप्त न होने के कारण उस समय जो हथियार या औजार प्राप्त हुए उसी के आधार पर जो है उसके बारे में बताया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में जो मानव था तो वो प्रकृति की ही गोद में अपना जीवन जीता था। खाने योग्य जो पेड़ों के पत्ते थे, कंदमूल थे, फल थे, या जो जंगली जानवर थे या जलीय कुछ जीव थे, तो उन्हीं को वो खाता था और उसी से वो पेट भरता था। सोने के लिए वो गुफाओं में या पेड़ों का सहारा लेता था। तो इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करता था। उसको उस समय किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। केवल हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जैसे एक जानवर होता है तो सेम इसी तरह का उसका जीवन उस समय का था। वो अपना अकेला इधर उधर विचरण करता रहता था और उसको
किसी भी अन्य चीज से लेना देना नहीं था। तो अब उस समय मानव जो था तो अपने भोजन के लिए जिन भोजन को प्राप्त करने के लिए या उसको खाने के लिए जिन औजारों या हथियारों का वो प्रयोग करता था तो वो सब उस समय पत्थर के बने हुए थे। तो पत्थर के हथियार औजार जो बने हुए थे और उन्हीं के ऊपर उसका जीवन निर्भर था, तो इसी कारण जो है इस काल को पाषाण काल कहा गया। या हम कह सकते हैं कि मानव का जो प्रारंभिक जीवन था तो वो पत्थर के हथियार व औजारों पर ही निर्भर होने के कारण उस काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया। पाषाण माने पत्थर ही होता है, ठीक है, और काल माने समय होता है, यानी पत्थरों का समय, कि उस समय ना तो मानव को धातु का ज्ञान था और ना ही किसी अन्य चीज का। तो वो अपने भोजन को काटने या पेड़ों को की छाल जो है उसको छीलने के लिए तो वो सब यही पत्थर के जो हथियार या औजार वो बनाता था, तो उन्हीं के द्वारा जो है वो अपना इस्तेमाल उनका करता था। तो ये आपका हो गया पाषाण काल हो गया। इसके बाद फिर आगे अब चलते हैं हम कि स्टोन पीरियड जो है तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कि हम इसका सही ढंग से अध्ययन कर पाए, तो इसलिए इसको जो है मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 3 भाग हैं, पहला है इसमें पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। तो 3 जो हैं ये आपके भाग इसके बताए गए हैं, ठीक है, एंशिएंट स्टोन पीरियड, मेडिवियल स्टोन पीरियड एंड न्यू स्टोन पीरियड। तो 3 जो हैं इसमें बताए गए हैं और इनकी समयावधि भी हमने बोर्ड पे लिख दी है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं कि पुरा पाषाण काल का जो समय था वो 2.50 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक का समय जो है ये बताया गया है। दूसरा आपका जो है मध्य पाषाण काल, तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है वो मध्य पाषाण काल माना गया है। और तीसरा आपका जो है वो है आपका 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय रहा वो नवपाषाण काल के नाम से जाना गया। तो ये 3 जो है यहाँ पर पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि फिर पुरा पाषाण काल के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे कि पुरा पाषाण काल क्या है। तो वही पुरा पाषाण काल को हमने अभी आपको संक्षिप्त रूप में बताया कि पुरा पाषाण काल का जो समय है तो वो इतिहासकार जो बताते हैं वो 2.50 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है इसको पुरा पाषाण काल के नाम से जाना गया है। और इस काल की जानकारी देने के जो स्रोत हमारे पास हैं तो वो लिखित रूप में नहीं। तो अब इस काल की जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो केवल उस समय के जो अवशेष खुदाई के उपरांत प्राप्त हुए हैं, तो उन्हीं आधार पर जो है इस काल के बारे में हमको कुछ बहुत जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी को जो है हम अब आगे देखेंगे कि पुरा पाषाण काल की विशेषताएं। तो ये हमने पुरा पाषाण काल के बारे में आपको बताया। अब यहाँ हम देखेंगे पुरा पाषाण काल की विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो पुरा पाषाण काल की विशेषताओं में जो है यहाँ कुछ बिंदु हमने दिए हैं आपके, ठीक है, और ये बिंदु आप यहाँ देख रहे हैं, हथियार व औजार है, भोजन संग्रहण तथा शिकार है, वस्त्र तथा शिकार है, और आग की खोज है, कला, धार्मिक विश्वास, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा जो है वस्त्र तथा आवास होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आइए अब इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम पुरा पाषाण काल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला है जैसे हमारा हथियार व औजार। तो पुरा पाषाण काल के जो हथियार व औजार हमको प्राप्त हुए हैं, तो अभी जो हमने बताया कि वो केवल किस चीज के बने हुए हैं, पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थर के ही बने हुए हैं, धातु का उसमें कुछ भी नहीं है, धातु के वो नहीं है। तो इस समय के जो हथियार व औजार प्राप्त हुए हैं तो इनको
दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें शंक्वाकार औजार और दूसरा है आपका पत्तीदार औजार। ठीक है, यहां देख लेते हैं। शंक्वाकार औजार और पत्तीदार औजार बताया गया है। तो अब इनको हम देख लेते हैं कि शंक्वाकार कौन से होते हैं और पत्तीदार कौन से होते हैं। तो शंक्वाकार जो औजार या हथियार उनको प्राप्त हुए हैं, उनकी बनावट जो है आप यहां देख सकते हैं, उनकी बनावट इस तरह की ऐसी होती थी, इस तरह की ऐसे यहां आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की उनकी आकृति होती थी। कारण ये था कि उस समय मानव जो था तो उसको और कोई चीज का मतलब नहीं था, उसको केवल ये था कि जो उसको भोजन प्राप्त हुआ है तो वो उसको जब हाथ से तोड़ता था तो उसको चोट लगती थी। किसी कारणवश उसने पत्थर को उठाया होगा और उस पर मारा होगा तो वो आसानी से टूट गया होगा, कोई फल कठोर छिलका वाला होगा। तो उससे जो है उसको ये लगा कि शायद इससे जो है हम अगर इसको दबाव इस पे डालेंगे, इसको ठोकेंगे तो इससे जो है ये जल्दी कट जाएगा। तो वही फिर उसने प्रारंभ में ऐसे बेडौल बेढंगे जो थे उन हथियारों का उसने प्रयोग किया। उसके बाद उसने उनको नुकीला किया होगा थोड़ा बहुत, तो जिससे जो है उसको ठोकने में या काटने में थोड़ा आसानी रहती होगी। तो इस तरह से जो है ये उस समय के शंक्वाकार हथियार थे। और दूसरे जो है आपके पत्तीदार। तो पत्तीदार कौन से होते थे? पत्तीदार जो होते थे तो इन्हीं को जो तोड़ने से जो उसमें उसके पतले भाग जो होते थे जो निकल आते थे वही पत्थर के, तो वही आपके पत्तीदार औजार बन जाते थे। तो वो थोड़ा पतले होते थे। ठीक है, तो पतले होने के कारण उनको जो है वो फिर किसी चीज को काटने या छीलने में उसका इस्तेमाल करता था। जैसे लकड़ी है तो उसका अगर उसको डंडा बनाना है तो उसी से वो छीलता था, थोड़ा बहुत जो है उसमें धार जैसी वो रगड़ करके वो बन जाती थी। तो इससे जो है उसको छीलने में आसानी रहती थी। या पशुओं को जब वो मारता था, शिकार करता था, तो उनकी त्वचा को चीरने के लिए या उनको काटने के लिए इस तरह के जो पत्तीदार औजार होते थे इनका वो इस्तेमाल करता था। लेकिन अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो इस समय के हथियार व औजार बेडौल बेढंगे बिना धार के और बिना पॉलिश के होते थे। उसमें न किसी प्रकार की धार लगी होती थी और ना उनका कोई एक आकार होता था, ना ही उन पे किसी प्रकार की पॉलिश होती थी। इस तरह के उस समय के हथियार और औजार होते थे। ठीक है, तो इनका जो है इस समय इस्तेमाल करता था और इनमें ना तो बेत लगाया जाता था, कुछ नहीं, ऐसे ही केवल उठा के फेंक दिया गया या कोई चीज तोड़नी हुई तो पकड़ करके पत्थर को और उसको तोड़ डाला गया। तो इस तरह से जो है वो इन हथियार और औजारों का इस्तेमाल करता था। इसके बाद फिर दूसरा देखते हैं भोजन संग्रहण तथा शिकार। तो इस समय मानव जो था मूल रूप से प्रकृति पर ही आधारित था। उसका जो जीवन था वो प्रकृति पर ही आधारित था। वो प्रकृति में ही जो चीजें प्राप्त होती थी, चाहे वो कंदमूल हों या फल हों या पत्तियां हों खाने वाली जो जिनको खाया जा सके, या कुछ जड़ें थी उनको भी खाया जाता था, और कुछ पेड़ों की छाल होती थी उसको भी वो खाता था, इस्तेमाल करता था। तो इस समय जो है वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता था, लेकिन वो भोजन संग्रहण करना या इकट्ठा करना वो नहीं जानता था। वो केवल जितना खाना हुआ खा लिया, बाकी उसको जो है फेंक दिया, काम खत्म। शिकार करने के लिए वो जो है यही पत्थर के हथियार या औजार इनका वो इस्तेमाल करता था और इन्हीं को फेंक करके या कैसे भी जो है उनको मारता था जानवरों को, और उसके बाद जो है उनका वो शिकार करता था। इस समय उसको किसी प्रकार के अनाज को खाने की उसको कोई आदत नहीं थी। वो केवल जो हमने बताया उन्हीं चीजों को अपने भोजन में वो इस्तेमाल करता था।
इसके बाद जो है दूसरा है वस्त्र तथा आवास। तो वस्त्र तथा आवास में भाई क्या है कि अभी जो हमने बताया कि भाई इस समय का जो मानव था तो वो केवल प्रकृति पर ही निर्भर था और उसी में जो चीजें पाई जाती थी उन्हीं से वो अपना जीवन चलाता था। तो इस समय अगर देखा जाए तो वस्त्रों के रूप में उसके पास कपड़े इत्यादि नहीं होते थे। बाकी तो वो पूरे वर्ष जो है लगभग नंगा ही घूमता रहता था जानवर की भांति। बस ये था कि कभी कभी जाड़ा या ठंडक से बचने के लिए वो कुछ पेड़ों के पत्ते होते थे तो इनको वो लपेट लेता था, या कुछ छाल होती थी तो उन छाल को वो अपने शरीर पर लपेट लेता था और उससे जो है अपने शरीर की वो रक्षा करता था ठंडक इत्यादि से। ठीक है। और जैसे आवास के बारे में अगर बात की जाए तो इस समय का मानव जो था तो वो मकान बनाना नहीं जानता था, तो इसलिए वो केवल आवास के रूप में अगर इस्तेमाल करता था तो वो मुख्य रूप से केवल जो पेड़ होते थे, घने पेड़ जो होते थे उनकी छाया में विश्राम करता था। रात के समय जीव जंतुओं से बचने के लिए वो पेड़ों पर चढ़ जाया करता था तो रात में वहीं रहता था, या फिर वर्षा या ठंडक से बचने के लिए वो पहाड़ों में जो गुफाएं बनी होती थी उन गुफाओं का इस्तेमाल करता था, उनमें वो जाकर के अपना लेटता बैठता था। तो यही इस समय के वस्त्र और उसका आवास था। वस्त्रों के रूप में हमने अभी आपको बताया कि वो पेड़ों के पत्ते, छाल इनका इस्तेमाल करता था, या पशुओं की खाल, चमड़ा जिसको हम कह सकते हैं, उसको जो है वो इस्तेमाल करता था और वो भी ऐसे ही लपेट लेता था। तब अभी तक उसको सिलना उलना जो है इस तरह से उसको नहीं कोई जानकारी थी। और आवास के रूप में हमने भी आपको बताया पेड़ों की छाया जो होती थी उसमें या पेड़ों के ऊपर बैठता था, और दूसरा जो है आपका कि वो गुफाओं में वर्षा या जाड़ा इनसे बचने के लिए वो रहता था। तो इस तरह से वस्त्र तथा आवास हो गए। फिर इसके बाद जो है आग की खोज। तो अगर पुरा पाषाण काल की मुख्य अगर खोज देखी जाए तो वो थी आग की खोज। इस समय मानव ने आग का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कैसे प्राप्त किया होगा उसने? क्योंकि भाई शुरुआत में तो वो केवल कच्चा मांस इत्यादि ही वो खाता था, लेकिन ऐसा हुआ होगा शायद, इतिहासकार मानते हैं कि शायद भाई किसी कारणवश पत्थर या जो पहाड़ों से चट्टानें टूटती हैं तो वो किसी कारण आपस में जब लुढ़कती हैं तो टकराती हुई आई होंगी, और उन्हीं के टकराने के फलस्वरूप उनमें से चिंगारी निकली होगी और कहीं जो है सूखी या टहनियाँ या पत्तियाँ जो हैं पड़ी होंगी और उनमें आग लग रही होगी। तो एक तो इससे जो है उसको आग का ज्ञान हुआ होगा कि उसने सोचा होगा कि शायद अगर इन पत्थरों को आपस में टकराया जाए तो इससे जो है आग उत्पन्न हो सकती है। ठीक। और दूसरी चीज क्या रही कि उसने फिर मांस को, आग की जब खोज उसको हो गई तो उसने मांस को कच्चे की जगह अब भून करके खाना शुरू कर दिया। तो अब भून करके जो उसको खाने लगा तो उसकी जानकारी उसको कैसे मिली होगी? तो वो ऐसे हुआ होगा शायद, जो मानते हैं उसमें कि पेड़ जो जंगलों में होते हैं तो जहाँ घने पेड़ होते हैं तो जब हवाएं चलती हैं तो आपस में वो टकराते हैं। टकराने के फलस्वरूप ये होता है कि कभी कभी उनमें से आग की लपटें भी निकल उठती हैं, तो इसी से कभी कभी जंगलों में आग लग जाया करती थी, है जिसको दावाग्नि कहते हैं। तो ये आग जो लग जाती थी उसमें, तो इससे ये होता था कि भाई जो छोटे मोटे जीव जंतु, खरगोश हैं, हिरन हैं, इस तरह के जो छोटे जानवर होते थे तो वो उसी में जल जाते थे, नहीं भाग पाए इधर उधर। तो अब जब उसको शिकार के लिए कोई जीव जंतु नहीं मिला तो उसने सोचा होगा कि हाँ ये लाओ पड़ा हुआ है जला हुआ, तो इसी को खा करके देखें। तो उसने जब उस जले हुए जीव का मांस खाया तो उसको कुछ स्वाद अलग लगा, उसको वो कुछ कच्चे की तुलना में ज़्यादा स्वादिष्ट लगा होगा। तो इससे उसको ये ज्ञान हुआ कि अगर हम मांस को भून करके अगर हम खाएं या किसी जीव को अगर हम भून करके खाएं तो उससे उसका स्वाद बढ़ जाएगा, वो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जो है
उसको आग का ज्ञान हुआ और इस तरह से उसने आग की खोज की। फिर इसके बाद है कला। तो इस काल का मानव वैसे तो पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, उसको अक्षर ज्ञान ना के बराबर बिल्कुल जीरो था, लेकिन फिर भी उसकी जो भावनाएं होती थी, उसके जो अंदर द्वंद्व चलते रहते थे, तो उनको कभी कभी वो दीवारों पर उकेर देता था। वो भी किससे? पत्थर के वही जो टुकड़े होते थे उन्हीं से वो बनाता था। तो वही अपने मन में जो उसके जानवरों के कुछ चित्र जो थे या मनुष्य का जो चित्र था या किसी हथियार औजार का कोई चित्र होता था तो उसको वो दीवारों पर बना देता था। तो इसी से जो है उसको कला का विज्ञान हुआ, क्योंकि कई जगहों पर जो है या कई देश जो इस समय हम कह सकते हैं, कई देशों में फ्रांस है, अफ्रीका है या अपनी एशिया में भी है, भारत में भी है, तो यहाँ पर कई जगहों पर आज मानव के बने हुए चित्र गुफाओं में हमको प्राप्त हुए हैं। तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उस समय का मानव जो है थोड़ा बहुत चित्रकला का ज्ञान रखता था। ठीक है। और इसके बाद अंतिम है आपका धार्मिक विश्वास। तो धार्मिक विश्वास में मानव उस समय का जो था तो चूंकि प्रकृति पे ही निर्भर था, तो इसलिए वो प्रकृति से डरता भी था। उसका मानना था कि प्रकृति ही ईश्वर है और वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी, क्योंकि बाढ़, आंधी, तूफान या बीमारियां इस तरह की जो चीजें होती थीं, तो उसका मानना था कि ये प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। तो इसलिए इस समय का जो मानव था तो प्रकृति के रूप में वो पेड़ों, नदियों या हम कह सकते हैं कि कुछ वृक्ष होते थे, पेड़ हो गई, नदियां हो गई, और सूर्य और पवन, इनकी जो है वो उपासना करता था कि ये जो है अगर शांत रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं आएगा। तो इससे जो है ये कहा जा सकता है कि इस समय का जो मानव था तो प्रकृति में विश्वास करता था। उसको अभी अन्य किसी प्रकार के देवी देवताओं में विश्वास नहीं था और ना ही वो उनके बारे में जानता था। और एक चीज है कि वह जादू टोना, भूत प्रेत, आत्मा और पुनर्जन्म आदि धार्मिक बातों में विश्वास करता था। उसका यह भी मानना था कि इस समय का जो हम लोग जो हैं तो जब मरते हैं तो उसके बाद हम पुनः जन्म अवश्य लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस समय उसको जानकारी थी, इसीलिए वो प्रकृति के साथ साथ आत्माओं की भी उपासना करता था, आत्माओं को भी वो मानता था। ठीक है। तो इसके बाद तो ये आपका जो है हो गया पुरापाषाण काल की विशेषताएं। तो अब ये दूसरा है आपका मध्यपाषाण काल की विशेषताएं। तो मध्यपाषाण काल का जो समय है ये अभी मैंने आपको बताया था 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है उसको मध्यपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो इस काल को कुछ विद्वान जो है कहा जाता है कि प्रारंभ में जो है 2 ही कालों को काल माने गए थे, एक पुरापाषाण काल और एक नवपाषाण काल, 2 ही माने गए थे। लेकिन बाद में जो है कुछ थोड़ी बहुत जो विशेषताएं इसकी थी तो थोड़ा पुरापाषाण काल से हट करके थी, तो इसलिए इसको जो है बाद में एक नए काल के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस काल में बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला था, कुछ बहुत जो था वो मानव के अंदर बदलाव आना शुरू हो गया था यहाँ से। तो वही जो है इसको नया काल नाम दिया गया है मध्यपाषाण काल, या इसको जो है दूसरा और एक नाम कहा गया है, इसको सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय के जो हथियार या औजार थे वो बहुत ही छोटे आकार के बनने लगे थे, तो इसलिए इसको जो है सूक्ष्म काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अब आइए चलते हैं कि इस समय की जो प्रमुख विशेषताएं थी तो उनके बारे में हम यहाँ पर अब आगे चलते हैं।
तो पहली विशेषता आपकी हथियार व औजार है। ठीक है, तो हथियार व औजार, जैसे हेडिंग वही उसमें भी थी, लेकिन अब इसमें आप देखेंगे कि जो परिवर्तन हमको दिखाई देता है उस चीज को हम जानेंगे। हेडिंग तो वही है आपकी। तो हथियार व औजार, तो इस समय के जो हथियार थे तो वो भारी ना हो करके अब आकार में छोटे हो गए थे, और इस समय के जो हथियार थे तो धारदार होते थे, चिकने होते थे। ठीक है, तो ये इस समय की विशेषता होती थी। अब जो मानव था तो उसने बर्छी है, छेनी है, कुल्हाड़ी है, हथौड़ी है, इनको जो है उसने बनाना शुरू कर दिया था। और इसी काल में जो मानव था, आदि मानव, तो उसने लकड़ी के हत्थे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे कुल्हाड़ी थी, हस्त कुल्हाड़ा जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो लकड़ी की मूठ, जिसको हम कहते हैं मूठ, तो उसका इस्तेमाल करने लगा था वो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस काल में मानव के जो हथियार व औजार थे तो नवपाषाण काल की तुलना में आकार में छोटे हो गए थे, धारदार हो गए थे, पॉलिश युक्त हो गए थे, और उनमें लकड़ी के हथों का प्रयोग किया जाने लगा था। तो ये जो है इस समय की विशेषता है। इस समय के जो ये छोटे हथियार होते थे, हथियार व औजार होते थे, इनको एक नाम दिया गया था, लघु अश्व इनको कहा जाता था। लघु अश्व के नाम से भी इनको जाना जाता था। लघु अश्व इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे होते थे। उसमें मैंने बताया था बहुत बड़े बेडौल बेढंगे होते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इस समय के हथियार व औजार होते थे। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो है, ऐसे जो है, इस तरह के, ऐसे जो है, इस तरह के जो है ये इस समय हथियार व औजार बनने लगे थे। या कुल्हाड़ा जो है, ठीक है, वो, ठीक है, इस तरह से जो है ये बनाए जाने लगे थे। तो इनको जो है इस समय मानव इस्तेमाल करने लगा था। दूसरा है आपका खान पान तथा पहनावा। तो वही पुरापाषाण काल में आपने जाना कि मानव जो था तो वो केवल कच्चा मांस या कंदमूल या फल, पेड़ों के पत्ते या छालों का इस्तेमाल करता था। लेकिन उस काल में आग का ज्ञान हो जाने के कारण इस काल में मानव जो था तो अब कच्चे मांस की जगह पर मांस को भून करके खाने लगा था। तालाबों से मछलियां पकड़ना, शिकार करना, उसके लिए जो है शिकार करने के लिए वो कांटा बनाना भी सीख गया था कि इससे जो है मछली को पकड़ा जा सकता है। ये भी उसको ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जानवरों को काटने और फाड़ने के लिए उसने पतले जो यही हथियार बना लिए थे, औजार बनाए थे, जिनसे जो है उसको काटने और छीलने में आसानी होती थी। इस समय जो है वो पहनावे के रूप में अगर देखा जाए तो वो पशुओं की यही जो खाल होती थी या चमड़ा जो होता था, इसका वो इस्तेमाल करने लगा था। महिलाएं और पुरुष दोनों जो थे वो अपने शरीर को ढकने के लिए इस चमड़े का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से जो है इस समय का खान पान तथा पहनावा था मनुष्य का। अब है इसके बाद परिवार का स्वरूप। तो परिवार का स्वरूप मतलब परिवार अभी आज की तरह के परिवार नहीं बने थे और ना ही मकान बने थे कि वो मकानों में रहने लगा था। हाँ, ये जरूर था कि इस समय मानव जो था वो झुंड में रहना सीख गया था। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए अब वो झुंड में रहने लगा था। और वही आग का जो इस्तेमाल था तो अपने चारों ओर रात में जहाँ पर वो लोग उठते बैठते थे, सोते थे, तो चारों ओर आग को जला देते थे जिससे कि जंगली जानवर उनके आसपास ना आ सकें। तो उनको डराने के लिए वो आग का जो है इस्तेमाल करते थे, उसको जलाते थे। लेकिन हाँ, ये था कि इस समय जो मानव था तो झुंड में मैंने बताया कि रहना वो सीख गया था। तो अब वो एक समूह बना करके निकलता था शिकार इत्यादि के लिए, और उसमें एक उनका मुखिया या सरदार होता था।
जिसका उस समूह के सभी लोग कहना मानते थे। जैसा वो कहता था वैसा वो लोग करते थे, जो लोग उसमें सदस्य होते थे समूह। तो इस तरह से यही उसका परिवार का स्वरूप था। अभी उसने मकान बनाना नहीं शुरू किया था, ठीक है, ऐसे वो झुंड में रहना सीख गया था, झुंड में वो रहने लगा था, ठीक है। और इस समय अगर और देखा जाए तो कुत्ता जो था आदि मानव का सबसे पहला पालतू पशु बना था। और वो किस काल में बना था? मध्यपाषाण काल में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है, कि कुत्ता जो है, कह सकते हैं कि आदि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? वो कुत्ता था। और कुत्ते का इस्तेमाल वो किस लिए करता था? शिकार करने के लिए। या रात में जब वो सोता था तो वो जो है जंगली जानवरों से या अन्य जानवरों से रक्षा भी करता था। फिर इसके बाद चलते हैं मृतक संस्कार पे। तो इस समय जो मानव था तो वो मृतक संस्कार के लिए उसने 3 विधियां इस समय प्रचलित कर रखी थी। और वो 3 विधियां कौन सी थी? पहली जो उसमें विधि थी, जो उसने अपनाई थी, कि शव को खुला छोड़ देना, जिससे कि जंगल में जो जीव जंतु हैं या जो जानवर हैं तो वो उसको खा करके अपना पेट भर सकें। या फिर उसी में आपका है, या फिर वो उसको जला देता था। यानी मृतक जो शरीर होता था, मृत शरीर जो होता था, तो उसको जला दिया जाता था। या कुछ लोग क्या करते थे उसमें कि मृत शरीर को वो लोग बाहर जंगलों में छोड़ देते थे। और जंगलों में छोड़ने का मतलब उनका ये होता था कि जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं तो वो उसके शरीर से मांस को खा करके और अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सके। तो ये उसका मानना था कि इसके द्वारा जो है कुछ लोगों का पेट भर जाएगा। तो ये पहला उसमें था, ठीक है। और दूसरा उसमें था कि कुछ लोग क्या करते थे, शव को लाल रंग में रंग देते थे। तो ये लाल रंग में रंगने की उनकी क्या धारणा थी? उनकी ये धारणा थी लाल रंग में शव को रंगने की कि इसके अंदर जो रक्त संचार है, क्योंकि खून का रंग भी लाल होता है, तो रक्त संचार जो है इसके द्वारा इसके शरीर में बना रहेगा। तो ये उनकी एक मान्यता थी, ठीक है। और तीसरा उसमें जो था, तो कुछ लोग जो क्या करते थे, वे मृत शरीर को दफनाते थे, मिट्टी के अंदर उसको गाड़ देते थे और उसके जो संस्कार या क्रियाकर्म जो होते थे वो सब करते थे। तो ये भैया था इस समय का मृतक संस्कार। फिर धार्मिक विश्वास में हम चलते हैं कि हालांकि मानव जो था तो इस समय भी प्रकृति पर ही निर्भर था, लेकिन वो आत्माओं में और पुनर्जन्म में विश्वास करने लगा था। उसका ये मानना था कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है और आत्मा जो है वो जीवित रहती है, ठीक है। जैसा कि गीता के उपदेश में भी कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है, वो न कभी मरती है और ना समाप्त होती है, बल्कि वो एक दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। तो वही चीज उसकी भी मान्यता थी कि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, ठीक। और वो जो है पुनर्जन्म का मतलब होता है वो दोबारा जन्म लेती है, ठीक है। तो ये उसके अंदर जो था तो विश्वास था। तो धार्मिक विश्वास में वो इसी कारण जो है आत्माओं की उपासना करता था और वृक्षों की या नदियों की, ठीक है, या कुछ पशुओं की भी वो इस समय जो है वो उपासना करने लगा था, ठीक है। तो इस तरह से ये उसका धार्मिक विश्वास था। और फिर इसके बाद कला है, तो कला के क्षेत्र में भी जो मानव था इस समय, ठीक, तो उसने काफी तरक्की कर ली थी। क्योंकि इस समय हालांकि मतलब उस तरह की तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन वो अपने अंदर जो मनोभाव उत्पन्न होते थे तो उनको वो दीवारों पर या गुफाओं की जो दीवारें होती थी या जमीन पर जो चट्टानें होती थी उनके ऊपर उनको वो उकेरने लगा था।
तो इसके जो साक्ष्य हैं वो कई देशों में, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये प्राप्त हुए हैं और इससे ये सिद्ध होता है कि मानव जो है कला का ज्ञान इस समय रखता था। एक उदाहरण उसमें दिया गया है कि स्पेन की गुफाओं में मिला रंगीन भैंसे का एक चित्र है। स्पेन एक जो देश है तो वहाँ पर गुफाएं जो हैं तो वहाँ पर एक रंगीन भैंसा जो है उसका एक चित्र वहाँ पर मिला हुआ है और वो आज भी वैसा ही है। तो उसको देखने से ये पता चलता है कि उस समय मानव को कला का ज्ञान कितना अधिक हो चुका था। तो इस तरह से ये हमने फर्स्ट पार्ट में आपको पाषाण काल की विशेषताएं और मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हमने बताई। अब दूसरे पार्ट में जो है हम नव पाषाण काल के बारे में आपको बताएंगे और उसके साथ साथ आपको जो अंत में पाठ के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी या सही गलत वाले जो प्रश्न उत्तर हैं तो उनको जो है हम अंत वाले वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम उनको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।